दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। आज पहुंचे हैं 281 हेड, जो कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही, वफादार, लगातार प्रयास रहा, जनसंपर्क, लोगों तक पहुंच। जैसे 2023 के चुनाव नज़दीक आ गए और इन्होंने दावेदारी ठोक दी। वे कौन शख्स हैं? मलकीत सिंह कंडियारा, पूर्व अधिकारी भी रहे हुए हैं, राजस्व विभाग में अच्छा अभ्यास है। उनसे चर्चा करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, क्या उनके पास काबिलियत है जो विधानसभा अनूपगढ़ की कांग्रेस की टिकट पे दावेदारी पेश की है। इस मुलाकात को आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको पता चल सके। दोस्तों नमस्कार, इंडिया में टीवी में आपका स्वागत। मैं मनजीत सिंह। लेकिन आपने देखा होगा हर वीडियो में आपके इलाके की समस्या, आपके क्षेत्र की समस्या मैं लेकर आता रहा हूँ। हर बार नई नीति और नई नीयत से जो इंसान काम करते हैं उनके लिए आज भी जगह जनता के दिल में और लोगों के मन में है। आज हम पहुंचे हैं 281 है, कांग्रेस की दावेदारी की है और उनसे बातचीत करेंगे। मलकीत सिंह कंडियारा परिचय करवाएंगे। आप देखना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मूल सुविधाएं, इस क्षेत्र की समस्या हर वक्त जिसको लोग उजागर भी करते हैं और संघर्ष भी करते हैं, मांगते भी हैं, मांगने पे मिलता भी नहीं, ऐसा भी दौर रहा है। हम बातचीत करते हैं। मलकीत सिंह जी, स्वागत है हमारा। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप अपना करियर के बारे में बताइए कि आपने गवर्नमेंट सर्विस की है, किस डिपार्टमेंट में, आपने किस उद्देश्य से सेवा मुक्ति भी ली है, और आप अपना पूरा परिचय और विस्तार से बताइए। जनता आपको देख रही है कि आज इस जरूरत इस क्षेत्र को किस चीज़ की है, मूल सुविधाएं हैं जो क्या आप कर सकते हैं। मनजीत सिंह जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि आप मेरे निवास पर पहुँचे। आपका स्वागत है। और आपने जो मेरे से बात की, मेरा परिचय लगभग लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैं आपके चैनल माध्यम से बता देता हूँ कि मेरा निवास 281 हेड पे है। हम 1975 में यहाँ आवास कर लिया था कि हमारे परिवार में कुछ लोगों ज़मीन लौट और मैंने भी कुछ यहाँ खरीदी है। उसके बाद मैंने खेती के दौरान ही बीकॉम कर लिया, बीकॉम करके बीएड कर लिया, बीएड करके मैं अध्यापक थर्ड ग्रेड लगा, जो गंगानगर ज़िले में खखांगाम केरी 12 जट। वहाँ से मैंने आरपीएससी में एग्ज़ाम दिया जी, जो टीआरए सेलेक्ट हुआ, और टीआरए के रूप में मैंने पहली सेवा छत्तीसगढ़ दी। उसके बाद मोहनगढ़, नाचना और रामगढ़ भी रहा। उसके बाद मेरा प्रमोशन होके डीआरए डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अकाउंटेंट होती है, वो पोस्ट कलेक्टेड मेरा, कलेक्टेड बीकानेर कलेक्टेड संभागीय आयुक्त कमिश्नर के ऑफिस में भी रहा। और उसके बाद मेरा प्रमोशन हुआ रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर के रूप में। और उस दौरान मैंने कोई 2-1 साल पहले वीआरएस ले लिया। वो कई कारण रहे कि मेरे बेटी बेटा सारे सर्विस में लग गए थे, और मेरे को ये महसूस हुआ कि अब बच्चे अपने सर्विस लग के अपना भी घर खेती बुद्धि का काम संभालेंगे। तो अब मैं 281 हेड पे हूँ और खेती भी कर रहा हूँ, बाजार में भी कुछ छोटा मोटा धंधा कर रखा है, समाज सेवा करता हूँ, राजनीति में भी भाग लेता हूँ। मलकीत सिंह, एक बताइए, अपने परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? क्या वो कर रहे हैं, सर्विस में हैं या कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं? हाँ मनजीत सिंह जी, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सरकारी जॉब में हैं। एक पटवारी है, एक फॉरेस्टर है। बेटी मेरी जज थी, आरजे सेलेक्ट हुई 2013 में। उसकी शादी भी कर दी थी मैंने। और कोई भगवान का इतना ही साथ था, तो 2017 में एक्सीडेंट हुआ लक्ष्मणगढ़ के पास, और वो ज्योति समा गई, हमारा साथ छोड़िए। और घर में मिसेज है जो हाउसवाइफ है, और बाकी परिवार में 6 भाई हैं, वो भी इसी एरिया में सारे निवास करते हैं। 2 सिस्टर हैं, वो भी इसी एरिया में हैं। और मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि जो पावर है वो राजनीति में है, जो देश का विकास कर सकती है, पब्लिक का विकास कर सकती है, उनकी समस्याओं का समाधान राजनीति क्षेत्र से होता है। और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है
जिसमें अगर आदमी सही नीति से काम करे और एरिया का, अपने क्षेत्र का, अपने देशवासियों का बहुत भला कर सकता है अगर ईमानदारी से काम करे। वो मेरी सोच है। अगर मेरे को कहीं मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल जनता की सेवा भी करूँगा और जो जहाँ की समस्या है उनका समाधान भी करवाऊँगा। मलकीत सिंह जी, एक सवाल आपसे है, इस क्षेत्र के गंभीर मुद्दे हैं, क्या आपको उनके बारे में जानकारी है कि लोग किस समस्या का समाधान कराने के लिए किस कगार तक गए और आज से पहले कितने संघर्ष हुए, जिसमें आपने देखा है, सब लोगों ने देखा है? क्या वो उनका हल कराने में सक्षम रहोगे अगर पार्टी मौका देती है एक बार सेवा का? क्या सक्षम हो उन मुद्दों को उजागर करने के लिए और कौन कौन से मुद्दे हैं? हाँ मनजीत सिंह जी, यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है नहरी पानी का है। और जब यहाँ नहर नहीं थी, एकदम बंजर था और रुई बियाबान जिसे बोलते हो, नहर आई तो बड़ा यहाँ एरिया आबाद हुआ, क्योंकि हम 1973 में आ गए थे। तो इतना बढ़िया विकास हुआ कि मंडियाँ भी बनी फटाफट, रोडें भी बनी और बाज़ारों में फैक्ट्रियाँ भी लगी, कॉटन जीनी फैक्ट्रियाँ लगी, क्योंकि यहाँ पानी पूरा था और कॉटन बहुत होता था, नरमा बहुत होता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैनेजमेंट सही नहीं रहा, कुछ राजनेताओं ने ध्यान नहीं दिया, तो आज पानी हमारे पास है। ऐसी बात नहीं कि पानी की कमी है, क्षेत्र जरूर आगे इरीगेशन में बढ़ा है, लेकिन इस समस्या को गंभीरता से किसी ने नहीं लिया। और मेरा मानना है जितने भी आज तक राजनीतिक दल हैं, उन्होंने धरने लगा के सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम किया, अपनी फोटोएं खिंचवाने का काम किया और यहाँ तक कि अखबारों की सुर्खियां बनने का काम किया। और मेरा जो अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है जो सरकारी अधिकारी और राजनेता, इनके फ्रेंडली ताल्लुकात होने चाहिए और रल मिल बैठकर समस्या का समाधान करवाना चाहिए। और जो सरकारी अमला है, जिसमें अधिकारी सभी प्रकार के आते हैं, रेवेन्यू के भी आते हैं, इरिगेशन के भी आते हैं, इनसे ऐसा व्यवहार होना चाहिए फ्रेंडली, कि नारेबाजी करना, उनके टेबलों पे जाकर हू हल्ले करना, ये मेरे समझ से बाहर है। कि आप उनसे अपनी बात रखिए, समस्या के बारे में बताइए, उसका समाधान भी आप बता सकते हैं। इस तरह इस बार हमारे पानी की ये समस्या है, इसको आप इस प्रकार से सेट करो ताकि हमारे क्षेत्र में नरमे की, कपास की फसल हो जाए। इन दिनों में हमारे जो पानी का रेगुलेशन है, मेरा मानना है कि जो 8.5 दिन चलता है उसमें 36 घंटे एक्स्ट्रा पानी चलता है। उसमें एक बड़ी समस्या है, खामी है कि जब वो जहाँ बंद होता है उस किसान की बारी उस दिन भी निकल जाती है और आगे जाके फिर उसकी निकल के आती है। यानी कि अब जो इस बार मैं आपको रात ही में बैठा था किसी अधिकारी के पास, सिंचाई विभाग के, मैंने उनको बताया कि साहब जो मंगलवार के और बुधवार वाले लोग हैं उनकी पहली बारी 2 को लगी, उसके बाद अब आज 23 को लगेगी। तो कितने दिन हो गए, कम से कम 23-24 दिन बाद पानी उसके आएगा, तो उसकी फसल बर्बाद होगी। ये जो खामियां हैं, अगर जनप्रतिनिधि को ये ज्ञान है तो वो अधिकारियों से बैठ के इस खामी को दूर करवाए और पानी की समस्या को जड़ से ख़त्म करे और हमारा एरिया दोबारा कोई कॉटन बेल्ट बन सकता है, बाजार में जीनिंग फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, जिसमें व्यापारी को, मजदूर को, किसान को, सबको यहाँ एक आलीशान माहौल मिल सकता है। ये मेरी सोच है। दूसरी बात यहाँ आती है पेयजल की। मैंने पेयजल के बारे में बहुत सारे वाटर वर्क्स देखे और बहुत सारा बजट भी आया, पिछली सरकारों ने भी दिया। अब जल मिशन योजना के तहत 2-2 करोड़ 100-200 करोड़ आ रहा है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि पता नहीं, उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं, या आलस करते हैं, जाते नहीं हैं। तो वाटर बक्सों पे ऐसा हाल है, मैं अभी 2-4 दिन पहले 2-3 वाटर बक्स में डिग्गी गया, डिग्गियाँ खूब बनी हुई हैं, लेकिन उसमें कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, टूटी फूटी पड़ी है, गंदा पानी है, कुत्ते उसके अंदर कूद रहे हैं। ये हमारे गरसाना का हाल है ना। तो बहुत सारा पैसा आने के बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि इसके प्रति अवेयर नहीं है। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी भी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, जैसे बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, हॉस्पिटलों में टाइम से उपचार नहीं होता, डॉक्टरों की कमी है,
जी जी और वहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में, साधन सारे हैं जी जी लेकिन सरकार ने सब कुछ दे रखा है। लेकिन यहाँ ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, सरपंच हैं, जी डायरेक्टर हैं, एमएलए हैं, उनको अवेयर होने की जरूरत है। उन अधिकारियों से बैठ के बात करें, भाई कहाँ समस्या आ रही है, हम आपकी समस्या का समाधान करवाते हैं जी जी और आप इस चीज़ को अच्छी तरह मेंटेन करो और लोगों को लाभ दो। फिर इसी प्रकार शिक्षा की बात है। शिक्षा में पिछली सरकार ने, जब वसुंधरा जी की सरकार रही, उन्होंने घोषणा पत्र में ये स्पष्ट कहा था कि हर हेडक्वार्टर पे जहाँ एसडीएम बैठता है वहाँ हम कॉलेज बनाएंगे। जी जी लेकिन एक भी कॉलेज नहीं बना। जैसे गड़साना है, जी रावड़ा है, खाजूवाड़ा है, यहाँ कोई सरकारी कॉलेज नहीं बने। बल्कि गड़साना में तो इतना बढ़िया मंडी है, इतना बढ़िया स्टेशन है जी जी कि यहाँ गर्ल्स कॉलेज भी होना चाहिए, बॉयज़ कॉलेज भी होना चाहिए, लॉ कॉलेज भी होना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारी नगर पालिका यहाँ नहीं बन पा रही। जी जी अगर हमें मौका मिलता तो ये सारे काम मैं करवाऊँगा। और शिक्षा के क्षेत्र में जी जी तो हमारा हब होना चाहिए गड़साना, कि यहाँ बच्चे होनहार हैं और कुछ सुविधा नहीं होते हुए भी बच्चे यहाँ सरकारी जॉब में जा रहे हैं। जी जी और इसको और पंख लगाए जा सकते हैं अगर अच्छा जनप्रतिनिधि है। मैं किसी की एक मैं आपसे और सवाल करता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कुछ दिन आया जहाँ लोग रोक के आपके ऑफिसर से जा रहे हैं या आपके कार्यालय से जा रहे हैं, आपको दुख महसूस हुआ, लोग इन समस्याओं का हल करवाने के लिए कितने जूझते हैं और उनका काम नहीं होता, वो समस्याओं का समाधान करवाने के लिए दर दर भटकते हैं। राज्यसभा में ऐसा कभी देखा आपने जीवन में? हाँ जी, ये बहुत आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया। और मैं ये बात तो आपने कही तो मेरी याद आ गया कि 2004 वाले आंदोलन में गड़साना तहसील का रिकॉर्ड सड़ गया और उसका आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बात नहीं रखी कि रिकॉर्ड सड़ा है तो किसान की क्या गलती है, उसको आज भी खातेदारी नहीं दी जाए और उसका कहीं दूसरा सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जा रहा। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। अधिकारी आते हैं, अधिकारियों को तो इस बात का पता ही नहीं है कि वो साल रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं, चले जाते हैं। अभी भी गड़साना में ऐसे लोग फिर रहे हैं जो खातेदारी के लिए तरस रहे हैं, वो वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिलता और मूल फाइल की बात करते हैं, मूल फाइलें क्या है वो नहीं मिलती। तो ये समाधान करवाया जा सकता है, प्रपत्र जारी किए जा सकते हैं कि मूल फाइल की कोई आवश्यकता नहीं है। कि मैं कॉलेज कमिश्नर हमारे मुकेश जी शर्मा थे, उन्होंने एक प्रपत्र जारी किया था कि जब उसका जमाबंदी में नाम है तो मूल फाइल से ही आया ना वो, तो उसकी खातेदारी जारी की जानी चाहिए। और इसी प्रकार और बहुत सारी समस्या है हमारे किसानों की। 6A का है, 10 गुणा वाला है, कई लोगों के डबल आवंटन के मुद्दे हैं। और अभी एक जोड़ पाइथन का मेरे सामने मामला आया कि जोड़ पाइथन में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग जारी कर दी कि जहाँ पहले जोड़ थे तो उसको वापस रकबा राज घोषित किया जाए। तो हमारे जनप्रतिनिधियों की न्याय ज्ञान होने की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से ये जो एरिया हमारा बेल्ट था इसमें जो अलॉटमेंट हुआ वो विशेष आवंटन में हुआ, लोगों ने किस्तें भर दी, खातेदारी ले ली और उसके बाद भी यहाँ वो लोगों का रकबा राज घोषित कर दिया गया। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो जोड़ पाइथन का तात्पर्य ये था कि जो उसके आसपास की जमीन थी उस जोड़ में पानी आता था, वो पानी पशुओं के पीने के, इंसानों के पीने के काम आता। आज वो परिस्थितियाँ सारी बदल चुकी हैं। हमारे पास नहर है, वाटर बक्स बन चुके हैं, उसकी आवश्यकता नहीं। ये बात हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहीं सरकार के उच्च अधिकारियों के सामने नहीं रखी ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब पेश कर सके कि जहाँ नहरी बेल्ट बन चुका है वहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है, उनको नॉलेज नहीं होने की वजह से हमारे एरिया में बहुत लोग जी। तो जनप्रतिनिधि का तात्पर्य मैं ये मानता हूँ, जैसे किसी भी न्यायालय में वकील बहुत सारे बैठे होते हैं लेकिन उसमें एक चोटी के वकील होते हैं तो जो पूरी पैरवाई करते हैं वही जज होता है, वही फाइल होती है, वो तो एक तो बरी करवा लाता है, दूसरा उसको सजा दिलवा देता है। उसी प्रकार जो विधानसभा का जनप्रतिनिधि होता है वो पूरे क्षेत्र की आवाज़ होता है, पूरे क्षेत्र की आंख होता है, उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए
कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्या हैं, उसका समाधान कैसे किया जाए, और वो टेबल टॉक करने में सक्षम होना चाहिए। मान लो चीफ साहब से हम बात करते हैं, सीआईडी कमीशन से बात करते हैं, क्योंकि मैं अधिकारी रहा हूँ, जो अधिकारी होते हैं वो पूरे इंडिया में, पूरे राजस्थान में ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको धरातल का नॉलेज नहीं होता। उसको बताना जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो अपने क्षेत्र की पूरी भूगोल की स्थिति, वहाँ की समस्याओं के बारे में ज्ञान रखता है। तो इस प्रकार अच्छा जनप्रतिनिधि है तो आपके एरिया को बिल्कुल सारी समस्याओं का समाधान करवा सकता है। अब बहुत सारे लोग टिकटें मांग रहे हैं, अधिकार है, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें यूँ लगता है यार ये टिकट तो मांग रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझें कि इतना बड़ा क्षेत्र है, उनकी समस्या के बारे में ध्यान है कि नहीं है, कि आगे हम टेबल टॉक भी करेंगे, अधिकारियों से बात करनी पड़ती है, मंत्रियों से बात करनी पड़ती है, विधानसभा में भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। बगैर नॉलेज के ये बातें नहीं हो सकती। तो इस बारे में मैं ये सोच के कि अपना जो बचा हुआ जीवन है वो क्षेत्र के विकास में, क्षेत्र की सेवा में लगाना चाहिए। लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद संन्यास लेना चाहिए, ये भी एक राजनीतिक जो है, अगर संन्यास बन के लोगों की सेवा करे तो बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, और ये मेरा उद्देश्य भी है। विकी सिंह जी, आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस आपको मौका दे? कांग्रेस अभी कल आवेदन भी लिए, बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं लोग, क्या महत्वपूर्ण बात रखती है कि यहाँ आप पंजाबी बैंक वोट का महत्वपूर्ण समझते हो, या पंजाबी वोट बैंक हर बार दूसरों पे भरोसा करता रहा है? क्या कांग्रेस हाईकमान इस बार आपके और आपके बैंक वोट को देखेगी? मंजीत सिंह जी, क्वेश्चन आपने बहुत बड़ा कर दिया, इसका जवाब देना भी आवश्यक हो गया कि मैं वैसे तो जातिवाद में विश्वास नहीं करता, मैं सभी 36 कौमों के साथ रहने वाला इंसान हूँ, लेकिन गत वर्षों में जो हमने देखा कि जो पार्टियां हैं वो टिकट जो देती हैं वो जातीय समीकरण देख के देती हैं, और वो जातीय समीकरण प्रभावशाली भी रहते हैं। तो इस बात को देखते हुए हमने भी इस बार ये सोचा कि हाईकमान तक ये बात रखी जाए कि अनूपगढ़ विधानसभा लगातार कांग्रेस हार रही है यहाँ। उसके कारण भी हमने देखे, तय में गए कि जिन लोगों को यहाँ टिकटें मिली उनका जातीय समीकरण यहाँ फिट नहीं बैठा, और हमारे कांग्रेस के एक बार तो ऐसा भी आया कि उनको 12,000 वोट पे ही सिमटना पड़ा। उसके कई कारण है कि वो एरिया में जनप्रिय नहीं है, या उनको समस्या के बारे में नहीं पता था, या लोगों से मिले नहीं, तो कांग्रेस बहुत पीछे चली गई। और गत चुनाव में कुलदीप जी ने अच्छी मेहनत की, वोट भी अच्छे मिले, लेकिन हमारे ही कांग्रेस के कुछ लोग उनके खिलाफ चले, चुनाव लड़ा और वो हार गए। और ये बात देखते हुए, और इस एरिया में हम गुरुद्वारा, रावला, करसाना और इन लोगों के लोगों से मिले, तो उन्होंने ये बात रखी कि हमारा यहाँ वोट बैंक सिखों का, पंजाबियों का बहुत है, तो पंजाबी आदमी आगे क्यों नहीं आ रहे? तो आपको आगे आना चाहिए, टिकट की डिमांड करनी चाहिए, हम आपके साथ रहेंगे। और आप में क्वालिटी भी है कि आप एरिया की समस्या भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, आपका परिवार पूरा संपन्न है, आर्थिक रूप से भी ठीक है, आप टाइम दे सकते हैं। तो ये मैंने रास्ता चुना, और आशा भी है कि हाईकमान अगर पूरा कैंडिडेटों का आकलन करती है तो हमारा हक बनता है कि हमें दावेदारी जो जताई है उसको मंजूर करेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं मजहबी सिख समाज से आता हूँ, जो ऐसी कैटेगरी में है, और आज तक मजहबी सिख समाज को कांग्रेस ने ना बीजेपी ने कोई टिकट दी है। तो अगर कांग्रेस इस बार हमें टिकट देती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा लगभग 4 लाख वोट है हनुमानगढ़ और गंगानगर में। तो सारी विधानसभाओं में इसका पार्टी को प्रॉफिट होगा, और आने वाले पार्लियामेंट में भी ये समाज पूरा पार्टी के साथ रहेगा। यही मैं आशा करता हूँ पार्टी से, हमारे जो हाई लेवल के नेता हैं उनसे ये मेरी बात पहुँचे तो
उनसे निवेदन करता हूँ कि इस बार अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, बॉर्डर का एरिया है और जिला भी बड़ा है जी जी। तो यहाँ एक अच्छे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो हर क्षेत्र में पूरी जानकारी रखता हो ताकि इस क्षेत्र का पूरा विकास हो सके और आने वाले समय में किसी दूसरे पार्टी को मौका ही नहीं मिले कि कांग्रेस ही जीतती है, यही मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आपने सुना कि हर बार कांग्रेस कहीं न कहीं मात खाती रही है। समीकरण फिट न बैठने का कारण समाज को गठबंधन, समाज से तालमेल, धरातल पे जुड़ा हुआ नेता चाहिए, लेकिन जो सफेदपोश लोग हैं वो नेताओं को धरातल पे जाने देते ही नहीं। ये समस्या मूल है इस क्षेत्र की। हम मलकीत सिंह कडियारा से पूछना चाहेंगे कि आगे रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो जो बच्चों को और परिवार वालों को, और नव जिला गठन हुआ है उसके बारे में इनसे जानेंगे। मलकीत सिंह जी, नव जिला गठित किया है जो गहलोत मुख्यमंत्री ने, एक ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला किया है। 50 जिले हो गए। ऐसा देश आजाद होने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला नहीं किया। तो क्या समीकरण बन रहे हैं आने वाले चुनाव में, और कैसा लग रहा है कि कांग्रेस बीट करेगी, और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मंजीत सिंह जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल के इंसान हैं और उन्होंने इतनी सौगातें दी इस बार, जिले दिए, इंग्लिश स्कूल खोले, बच्चों को 75% आने जाने का बसों में किराए की छूट दी, बहुत सारी और भी सौगातें दी है। लाइट के बिल माफ़ करना, किसानों को 2000 यूनिट फ्री करना और मोबाइल देना, बहुत सारे काम किए गए हैं। तो बहुत सारे हैं, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो ये काम तो बहुत किए। और मैं मेरी क्षेत्र की जनता को ये कहना चाहूँगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इसको भाई बहन का प्यार है और इसको बड़ी खुशी से मनाएं। और आने वाले चुनाव भी नज़दीक हैं, उसके लिए अपने मतदान का तात्पर्य यह है कि आपका विचार किसकी तरफ जाना चाहिए और सोच समझकर जब क्षेत्र का विकास हो, रोज़ की जो समस्या उनका ख़त्म हो, तो आप अपने वोट का बड़े सोच समझ के प्रयोग करें ताकि आने वाले टाइम में जो आगामी 5 साल है हमारी सरकार कांग्रेस की दोबारा बने और जो आपको सुविधाएं दी हैं वो लगातार जारी रहें। और भी जैसा भी सरकार के पास कोई योजनाएं आएंगी उसको अच्छी तरह से आप तक पहुंचाएं और बहुत सारा आपको लाभ मिले, क्षेत्र का विकास हो, पूरे राष्ट्र का विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आपको पता चलेगा कि मूल समस्या इस क्षेत्र की, जैसे रिकॉर्ड जल गया 2004 के बड़े आंदोलन में, इन्होंने बताया कि उस समस्या का समाधान किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक नहीं किया और ना ही किसी पत्रकार ने सवाल किया। दोस्तों, मुद्दे गंभीर हैं, समस्या आपके सामने है, चुनना आपने है और हाईकमान अब क्या फैसला करता है, क्योंकि इन्होंने कतार में शामिल हो गए हैं। ये मलकीत सिंह कडियारा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि 4 लाख बैंक वोट हमारे समाज का 3 जिलों में है। अब नया जिला अनूपगढ़ हो गया, गंगानगर और हनुमानगढ़, बहुत सारा बड़ा तबका है। अगर कांग्रेस एक बार भरोसा करती है, ये लोगों ने कहा कि इनके समाज की संस्थाएं बनी हुई है और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये पूरा समाज एक मुक्त होकर इनके साथ खड़े, और न्याय करने की बात करें तो इनका हक दावेदारी ठोकने का था, वो इन्होंने दावेदारी पेश कर दी। आप बने रहे, देखते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मुद्दा है अनूपगढ़ विधानसभा का। हर बार अलग अलग समाज को यहाँ चुना जाता है, बारी कैंडिडेट भी उतारे गए हैं। लगातार हार का कारण क्यों बना? यहाँ उनका तालमेल और धरातल पे जाने के लिए समय नहीं निकालना, और ये कारण बड़ा था, महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इस बात को लेकर लोग समस्या आपके दरबार तक लेकर आते हैं, लेकिन उनकी समाधान करवाने के लिए वक्त नहीं है। और जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आपने देखी,
आप बने रहे, देखते रहे इंडिया में टीवी। जय हिंद, जय भारत।